आज राजस्थान के स्थापना दिवस की मैं राजस्थान के सभी निवासियों तथा लोक भवन में उपस्थित सभी बहनों भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 1 अप्रैल को उड़ीसा का भी स्थापना दिवस समारोह है और इसलिए ये तय किया गया कि आज ही उड़ीसा का भी स्थापना दिवस समारोह मनाया जाए। मैं उड़ीसा के भी सभी नागरिकों को और यहाँ पर उपस्थित उड़ीसा के सभी बहनों भाइयों को उनके राज्य के स्थापना दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसा हम जानते हैं, राजस्थान आध्यात्म, साहस, शौर्य और लोक कलाओं के खजाने के रूप में हमारे देश में जाना जाता है। प्राचीन काल से ही अरावली की पहाड़ियाँ और थार के रेगिस्तान राजस्थान की सांस्कृतिक संपदा के साक्षी रहे हैं और यहाँ के वीर सपूतों का पराक्रम माँ भारती के आन बान शान के लिए सदैव समर्पित रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे राष्ट्र में बलिदान की परंपरा शुरू करने वाली मिट्टी राजस्थान की ही मिट्टी है। पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव, मिहिर भोज, राणा प्रताप, राणा सांगा, महाराजा सूरजमल, सवाई जय सिंह, अनेक ऐसे वीरों ने अपने साहस, पराक्रम तथा बलिदान के द्वारा भारत के भविष्य को नया आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाद के वर्षों में ब्रिटिश शासन काल के खिलाफ सागरमल गोपा, राव गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बहरात, अर्जुन लाल सेठी, राम नारायण चौधरी, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा तथा जमनालाल बजाज जैसे महान व्यक्तित्वों की यह जन्म स्थली भी रही है, उनकी कर्मभूमि और तपोभूमि भी रही है। इन महान व्यक्तित्वों ने राजस्थान की पवित्र भूमि पर जो महान विचार और संस्कार विकसित किए थे, उन्होंने आज़ादी के पश्चात भी राष्ट्रीय एकता, शांति तथा समावेशी विकास के संकल्प को सदैव नई ताकत देती रही। इसी प्रकार यदि हम उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्वर्ण युग का साक्षी रहा है। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय जब इसे कलिंग के नाम से जाना जाता था, तब से लेकर 21वीं सदी तक निरंतर इस पवित्र भूमि ने शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। महाप्रभु जगन्नाथ की पावन धरती का कई बार जिक्र महाभारत में भी मिलता है और पुराणों की कथा के अनुसार कलिंग के राजा वरुण का एक पुत्र था जिसने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। अनेक इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के कलिंग आने से पहले भी मगध शासक महापद्म नंद ने कलिंग के कुछ क्षेत्रों में शासन किया था। कलिंग युद्ध के इतिहास से मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व वाकिफ है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में 10 लाख से अधिक सैनिक हताहत हुए थे और उस रक्तपात को देख करके सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कुछ भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि उड़िया भाषा का जन्म आर्य, द्रविड़ और मुंडारी भाषाओं के मेल से हुआ और अनेक मराठी और तेलुगु क्षेत्रों तक इस भाषा का आदान प्रदान होता रहा। मौर्य वंश के पश्चात ईसा पूर्व पहली शताब्दी के उत्तरार्ध में खरावेला के शासनकाल में ओडिशा ने अप्रतिम उपलब्धियां हासिल की थीं। तत्पश्चात भौमाकारा, सोमवंशी, गांग तथा सूर्यवंशी शासकों का यहाँ शासन रहा। गांग वंश के शासन के दौरान ही पुरी में जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। मित्रों, मैं मानता हूँ
कि राजस्थान और ओडिशा, इन दोनों राज्यों की विविधता और उसके प्राचीन दर्शन ने देशवासियों को निरंतर त्याग की प्रेरणा तथा समर्पण की शक्ति और पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोने का एक विजन दिया है। अगर राजस्थान पर नज़र डाली जाए तो हिंदी, मारवाड़ी, हाटेती, मेवाड़ी, मेवाती, पंजाबी जैसी अनेक भाषाओं ने राजस्थान की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त बनाने का काम किया है। भक्तिकाल के दौरान तो राजस्थान के अनेक महान व्यक्तित्वों ने समाज में नए विचारों के प्रसार के साथ साथ लोगों के आत्मविश्वास को भी जागृत करने का काम किया था। राजस्थान के पाली में जन्मी मीराबाई को भक्ति शाखा का हमारे यहाँ तीर्थंकर माना जाता है। अनेक महापुरुषों ने तो कहा है कि मीराबाई अपने आप में स्वयं भक्ति है। मीराबाई समर्पण और त्याग की दूसरी पर्याय भी है। मीराबाई की दो पंक्तियाँ हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। अर्थात मीरा ने सब कुछ त्याग कर अनमोल राम रतन प्राप्त किया। ऐसा दर्शन उस समय के विश्व में किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलता, जहाँ मीराबाई जैसा व्यक्तित्व यह कह रहा हो कि उसे अपूर्व संपत्ति मिल गई है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई के महापरिनिर्वाण के पश्चात गुजरात में पैदा हुए महान संत दादू दयाल ने राजस्थान को ही अपनी कर्मभूमि चुनी और उनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू का एक दोहा है, जहाँ आत्म तहाँ राम है, सकल रहा भरपूर, अंतर्गत लियो लाए रहो, दादू से वगसूर। अर्थात जहाँ आत्मा है वहीं ब्रह्म है। दादू ने लिखा है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और जीवन यात्रा में यदि व्यक्ति अपने मन, विचार, कर्म को शुद्ध रखे तो अंतरतम का ब्रह्म सूर्य के प्रकाश के समान दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे जागृत महापुरुषों की धरती राजस्थान है, जिसने समस्त मानव जाति के लिए उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के उत्थान की प्रेरणा भी वहीं से मिली। और मनुष्य तो मनुष्य, चेतक के बारे में भी कहा गया। हल्दी घाटी का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अनेक इस तरह की बातें राजस्थान में आज भी चर्चित हैं। उसी तरह अगर उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति को देखें तो वहाँ की संस्कृति ने भारत की लोक चेतना और दर्शन को बहुत हद तक प्रभावित किया है। अभी तक जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि 11वीं शताब्दी में आदि युग या सारला दास युग ओडिशा साहित्य का स्वर्ण काल था। दरअसल सारला दास उड़िया के वे पहले कवि हैं जिन्होंने अपने को अज्ञानी कहा, और चूंकि वह देवी सारला के भक्त थे तो उनकी कृपा से वह साहित्य साधना में जुट गए थे और इसलिए उन्हें सारला दास कहा जाने लगा। हालांकि उनका असली नाम सिद्धेश्वर था। सारला दास ने उड़िया में महाभारत की भी रचना की। इसके अलावा ओडिशा में 16वीं शताब्दी के पहले के वर्षों को पंचसखा युग कहा गया है, क्योंकि उस समय बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशोवन दास और शिशु अनंत दास, इन 5 समकालीन भक्त कवियों ने भक्ति आंदोलन की नींव रखने का काम किया था। हालांकि सभी 5 सखा का जन्म ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में हुआ था, लेकिन पांचों जगन्नाथपुरी धाम में आकर बस गए और जीवन के अंतिम समय तक वह पुरी में ही रहे। इन 5 सखाओं ने समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास भी किया और कुरीतियों को समाप्त करने में जीवन भर जुटे रहे। वह किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े थे। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि उड़िया समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार हो। सगुण
और निर्गुण भक्ति को मनुष्य की दो आंखें, पंछी के दो पंख समान मानते हुए अच्युतानंद जी ने लिखा भी, सगुण निगुण दुई जीवन व्यवस्था, दुइये दोनारे पक्षी उड़ी करी जाई। दोनों ही राज्यों की महान विभूतियों ने भक्ति के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा दी है। दोनों राज्यों की जीवंत लोक कलाओं, गीत संगीत में रची बसी संस्कृति के जीवन मूल्यों, औद्योगिक उपलब्धियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत किया है। सामाजिक मूल्यों के तत्वों को भी संरक्षित रखने में इन दोनों राज्यों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीवन और कर्म पर एक राजस्थानी और एक उड़िया कविता की दो पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः राजस्थान के सभी निवासियों और उड़ीसा के सभी निवासियों को उनके स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राजस्थान में जहाँ कवि कह रहे हैं कि जीवन रो सार समझ ले, कर्म कर सच्चाई, माटी में मिल जासे दे, नाम रह जासी भाई। वहीं उड़िया कवि कह रहे हैं कि जीवनर मूल्य बुझने, सत्कर्म कर सदा, दे त माटिरे मिसी जेब, नाम रहिब सदा। अच्छे कर्म करो क्योंकि शरीर नश्वर है, लेकिन नाम और कर्म ये दोनों अमर रहते हैं। मेरा भी आप सबसे आह्वान है कि इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि नाम और कर्म दोनों अमर रहे। फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।